फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ई कैट एम कैट की तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारे पास आपके लिए कुछ MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसके टॉपिक कवर किए थे और अब हम इसके रेलेवेंट MCQs को देखेंगे। और अगर आप मज़ीद MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए है 6000 प्लस क्वेश्चंस का MCQs बैंक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज द टोटल नंबर ऑफ। हमें पता है कि मास नंबर क्या होता है। बेसिकली मास नंबर हमारे पास होता है ए, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं Z प्लस एन। ठीक है, तो Z हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एन हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस में हमारे पास बेसिकली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। अगर आप इनके मास को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, और इसको हम ऐड करके पढ़ते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो मास नंबर जो है बेसिकली ए, ये आपको न्यूक्लियॉन देता है, सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास है न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो सी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है, न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर टुगेदर कॉल्ड। जब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम ऐड करते हैं न्यूक्लियस में तो हमें क्या देते हैं, न्यूक्लियॉन्स देते हैं, राइट। तो डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। ठीक है, 1932 में चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर एटम। हमने बेसिकली ये बताना है। तो न्यूट्रॉन बेसिकली चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 में, तो बी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं हु डिटरमिन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने कैलकुलेट किया। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो आंसर है इसका वो है मिलिकन। तो मिलिकन ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कैलकुलेट किया था। हमें पता है कि 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, राइट। तो इस वैल्यू को मिलिकन ने बेसिकली फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रॉन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि पॉजिट्रॉन आर क्रिएटेड इन अ प्रोसेस नोन एज। पॉजिट्रॉन्स जो हैं बेसिकली वो क्रिएट होते हैं किस प्रोसेस में, जवाब है पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी पार्टिकल उसका पॉजिट्रॉन बनता है पेयर प्रोडक्शन में, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं द न्यूक्लियर फोर्सेज आर। न्यूक्लियर फोर्सेज जो हैं बेसिकली वो किस तरह की होती हैं, तो जाहिर बात है वो शॉर्ट रेंज होती हैं। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, तो बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। वाई, क्योंकि हमें पता है कि 1 FM जो है बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर के। ये फासला होता है बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जाहिर बात है जब फासला इतना कम है तो हमारे पास जो फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाएगी, राइट, बट रेंज इसकी होती है शॉर्ट। न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। जवाब है ऑल ऑफ द अबव, सारे ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं बेसिकली वो एग्जिस्ट करता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी, प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के दरमियान भी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि हमारे पास आइसोबार्स हैव। ठीक है ना, आइसोबार्स हमें पता है डेफिनेशन क्या है इसकी, आइसोबार्स हैव केमिकल एलिमेंट विच हैव डिफरेंट चार्ज नंबर। सही है, तो चार्ज नंबर हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो चार्ज नंबर से मुराद होता है हमारे पास बेसिकली एटॉमिक नंबर। सही है ना, तो चार्ज नंबर हमारे पास डिफरेंट है तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट होगा, बट मास नंबर क्या है, सेम। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। मास नंबर सेम हो बट चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर हमारे पास मुख्तलिफ हो तो ये कहलाएगा आइसोबार्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास ये करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 9 में कहते हैं द न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अच्छा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से हमारे यहाँ पर क्या है कि Z हमारे पास सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है। तो बताइए कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो सपोज डेट X कोई एलिमेंट है Z और A, राइट। तो Z सेम है बट हमारे पास जो मास नंबर है
डिफरेंट है, मास नंबर कह रहा हूँ सॉरी, हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो लाइक अगर हम देखें 1 2, ठीक है, हाइड्रोजन 1 3, तो यहाँ पर हमारे पास Z सेम है, Z सेम है, बट अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमारे पास आइसोटोप्स है। तो ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सही है, एटॉमिक नंबर सेम है। देखें अब ये वाली बात आ गई है कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि Z हमारे पास सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर हमारे पास डिफरेंट है। तो देख लें यहाँ पे 2 3 वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली क्या बनाते हैं, आइसोटोप्स बनाते हैं। तो बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है, क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, राइट। तो ये आपने याद रखना है, इसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। सेम एटॉमिक नंबर हो या सेम चार्ज नंबर हो, बट डिफरेंट हमारे पास मास नंबर हो। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया, जवाब है हेनरी बैकरेल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल इज सिमिलर टू, अल्फा पार्टिकल जो है वो किससे सिमिलर है, हमने ये बताना है। तो अल्फा पार्टिकल जो है बेसिकली वो हीलियम न्यूक्लियस है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट है। आपको पता है कि हीलियम जो है उसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा, अल्फा पार्टिकल को लिखते हैं हम लोग हीलियम, ठीक है, 2 4, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट है। बीटा पार्टिकल इज सिमिलर टू, बीटा पार्टिकल जो है वो सिमिलर किसके है, इलेक्ट्रॉन के, राइट। तो बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 14 में कहते हैं द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो जवाब है क्यूरी, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल डिपेंड्स अपॉन, हमारे पास जो हाफ लाइफ है किसी भी मटेरियल की, ठीक है ना, वो डिपेंड किस पर करती है। तो हाफ लाइफ से मुराद हमारे पास क्या है बेसिकली, यहाँ पर सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। हाफ लाइफ हमारे पास बेसिकली क्या है, 0.693, ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा। तो हर एक एलिमेंट की हाफ लाइफ मुख्तलिफ होती है, डिपेंड किस पे करती है, नेचर पे, कि वो मटेरियल कैसा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है, नेचर ऑफ द मटेरियल। 16 में कहते हैं द टाइम टेकन फॉर द एटम्स ऑफ मटेरियल टू डिके टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर, सही है, वो टाइम जो कि किसी एटम को दरकार है, ठीक है ना, अपने अमाउंट को हाफ होने के लिए, ठीक है ना, अपने अमाउंट का हाफ होने के लिए। तो बेसिकली ये कहलाता है हमारे पास, ठीक है ना, ये जिस टाइम में हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल है 20 ग्राम का, ये हाफ हो गया 10 ग्राम। अब जो टाइम इसको रिक्वायर्ड है इसको कहते हैं हाफ लाइफ, टी हाफ, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल। तो डी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज, ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंट डिसइंटीग्रेट हो रहा है बेसिकली ये जो प्रोसेस है कैसा है, सिस्टमेटिक है, पीरियोडिक है, रैंडम है, या फिर सारे ठीक हैं। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि बेसिकली हम लोग जो मकई वगैरह घर पे बना रहे होते हैं, तो कौन सा वाला मकई जो है बनने जा रहा होता है ये हमें नहीं पता होता है, ये रैंडम प्रोसेस है। तो ऐसे ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट जो है ये एक रैंडम प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले आप जो है वो लेक्चर, थ्योरी लेक्चर जो है आप थ्योरेटिकल जो है सारा देख लें, उसके बाद MCQs की प्रैक्टिस की तरफ आ जाइए, ठीक है। डायरेक्ट आप MCQs करेंगे तो आई थिंक सो कि आपकी जो ग्रिप है MCQs के ऊपर वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो लिहाजा पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर लें, थ्योरेटिकल जो है जैसे पिछला वाला लेक्चर है उसके बाद इस लेक्चर को देखें आप, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या है, गैमा रेज आर, ठीक है, गैमा रेज बेसिकली हमारे पास क्या है हमने ये बताना है। तो गैमा रेज बेसिकली हमें पता है कि ये सिमिलर किसके है, तो ये फोटोन के सिमिलर है। गैमा रेज जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट। तो फोटोन भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास दुरुस्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट अल्फा बीटा एंड गैमा रेज, ठीक है, व्हेन द एलिमेंट्स आर हीटेड, जब एलिमेंट को हम हीट करते हैं, व्हेन दे इंटरेक्ट विद द अदर पार्टिकल्स, जब वो एलिमेंट्स इंटरेक्ट करते हैं अदर पार्टिकल के साथ, ठीक है। सी में लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियसली,
डी में लिखा हुआ व्हेन दे आर एक्सपोज टू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गैमा रेज जो एमिट करते हैं बेसिकली ये काम होता है स्पॉन्टेनियसली, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं कि फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग। फिशन चेन रिएक्शन जो है हमारे पास उसको हम लोग कंट्रोल करा सकते हैं, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस करवा कर, कैडमियम रॉड, आयरन रॉड, ग्रेफाइट रॉड या फिर कॉपर रॉड्स, ठीक है। तो सिंपल है, अगर हम लोग यहाँ पर गौर से देखें तो कैडमियम रॉड्स बेसिकली यूज होता है, ठीक है, फिशन रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में करवाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं द प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन इनटू टू इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई। एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूट जा रहा है दो छोटे न्यूक्लियाई में विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमसे ये पूछा गया, तो इसको हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मास नंबर। सही है, हमारे पास जो है मास नंबर सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि लेट से हमारे पास कोई एलिमेंट है तो हमें पता है कि Z और ये होता है A। तो यहाँ पर जो मास नंबर है वो हमारे पास क्या है, सेम, यानी कि A हमारे पास सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, Z हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोबार्स, राइट। ये कहलाता है आइसोबार, यानी कि अगर आप आइसोटोप्स का उल्टा कर लें तो ये बन जाता है आइसोबार। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वल टू, ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है, तो जवाब में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए हमारे पास राइट आंसर है। ये कन्वर्जन है बेसिकली, तो आपने डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। 24 में कहते हैं कि द एटॉमिक बॉम्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारे पास जो एटॉमिक बॉम्ब है वो किसके एग्जाम्पल है, हमने ये बताना है। एटॉमिक बॉम्ब बेसिकली हमारे पास, एटॉमिक बॉम्ब में आप सबसे पहले देखें कि रिएक्शन कौन सी होती है। तो एटॉमिक बॉम्ब जो है बेसिकली हमारे पास अनकंट्रोल्ड, बेसिकली हमारे पास ये फिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन, तो सी हमारे पास राइट आंसर है। बट अगर इसी रिएक्शन को अगर हम किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में कर रहे हैं तो फिर वो कंट्रोल कहलाएगा। एटॉमिक बॉम्ब जब, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ये ब्लास्ट होता है एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है ना, तो इसके जो असरात हैं वो एनवायरनमेंट में होते हैं, राइट। और फिर उस रिएक्शन को आप स्लो नहीं कर सकते, मॉडरेट नहीं कर सकते, इवन कंट्रोल भी नहीं कर सकते, राइट। तो कई कई सालों तक ये रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और फिर जो न्यूक्लियर वेपन बेसिकली हमारे पास जो एटॉमिक बॉम्ब है बेसिकली फिर इसके जो असरात हैं वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं, तभी ये अनकंट्रोल है। बट अगर इसी रिएक्शन को अगर हम करें न्यूक्लियर रिएक्टर में तो बेसिकली फिर ये कंट्रोल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है मॉडरेटर्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, मॉडरेटर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करने के लिए भाई, तो हमें पता है कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मेन चीज़ है वो क्या है, न्यूट्रॉन है, यही रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। तो अगर हम इसको स्लो कर देंगे तो ज़ाहिर बात है ये मज़ीद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वगैरह से ये जो है इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो फिर ज़ाहिर बात है हमारे पास रिएक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होगी या फिर स्लो हो जाएगी, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर, ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया है। तो जवाब क्या है, सिंपल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। अगर कंट्रोल की बात आएगी तो फिर कैडमियम रॉड्स है और अगर मॉडरेट की बात होगी तो ग्रेफाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास जो बी आंसर है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं व्हेन टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। हमारे पास बेसिकली दो या फिर दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई हैं, वो कंबाइन हो रही हैं टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपको पता है, इसको हम कहते हैं फ्यूजन, इसको पढ़ते हैं हम लोग फ्यूजन, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है।
फिर कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। जो मास रिक्वायर्ड है बेसिकली, ठीक है ना, आगे मज़ीद रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो मास बेसिकली कहलाता है क्रिटिकल मास। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन के लिए जो मास रिक्वायर्ड है उसको हम पढ़ते हैं क्रिटिकल मास। 29 में लिखा हुआ है कंट्रोल्ड फिशन, ठीक है, चेन रिएक्शन इज मेंटेन इन। अब देखें यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है कंट्रोल्ड का, ठीक है ना। हम जो है फिशन चेन रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, बट हम कंट्रोल्ड, ये जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड है। तो रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ज़ाहिर बात है न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा है। डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में कहते हैं द सोर्स ऑफ एनर्जी इज इन द सन एंड स्टार्स इज मेनली ड्यू टू, सही है ना। तो जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है स्टार्स में एंड सन्स में, ठीक है ना, वो किस वजह से, तो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होती है, ठीक है। तो बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, ठीक है ना। बेसिकली रदरफोर्ड के मुताबिक, जो उसका एटॉमिक मॉडल है उसके मुताबिक, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ होता है, हमें पता है कि वो सेंटर में बेसिकली कंसंट्रेट होता है। बाकी जो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। तो ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बट यहाँ पे देख लें आप बी में लिखा हुआ है इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेलेवेंट है ये। बी ऑप्शन। सी में लिखा हुआ है इज स्प्रेड, नो, डी भी गलत हो गया। तो ए बचा, ए हमारे पास क्या है, इज कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो जो पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली वो सेंटर में कंसनट्रेट होता है। लाइक अगर आप एक ग्राउंड को देखें और अगर वहाँ पे एक प्ले हो रहा है, मैच आप देख रहे हैं, तो जो पिच है बेसिकली ग्राउंड का वो न्यूक्लियस आप सपोज कर सकते हैं, और जो उसकी बाउंड्री है वो आप कह लें शेल है, ठीक है। तो सारे लोग जो हैं वो आसपास ही होते हैं, ठीक है ना, पिच के। तो बेसिकली जो तमाम लोग हैं उनके जो मासेस हैं वो ज़्यादा कहाँ पर कंसनट्रेट है, पिच पर, राइट। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है, सारा कंसनट्रेट कहाँ पर है, सेंटर में, लाइक पिच, ठीक है। 32 में कहते हैं कि क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। क्यूरी जो है बेसिकली किसकी यूनिट है, तो हमें पता है क्यूरी जो है बेसिकली रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। 33 में कहते हैं एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम दिस एलिमेंट, सही, इससे अल्फा पार्टिकल जो इमिट हुआ है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो मास नंबर कितना कम होता है, 4, राइट। ए में कमी आती है 4 की, तो A-4, और जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, या चार्ज नंबर है, वो कमी उसमें आती है 2 की। तो इससे आप माइनस करेंगे 2, कितना आएगा, 224, ठीक है, 224, और इससे आप माइनस करेंगे 2, कितना आ जाएगा, 86, 86 224, 86 224, ठीक है। तो आप चेक करें ऑप्शन यहाँ पर कौन से करेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर हमारे पास है 222 होगा, सही है। 4 माइनस करना है 226 में थे, तो सिंपल यहाँ बचेगा 222, तो 222 86, 222 86, सी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो आप ये कंडीशन याद रखिएगा कि एटॉमिक मास में कमी आ रही है 4 की, और हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसमें कमी आ रही है 2 की, राइट। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली द फॉलोइंग इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है एक, ठीक है, रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है उसमें इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है ये बीटा डीके, राइट। और ये बीटा डीके है तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास बेसिकली दुरुस्त है, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल आर नथिंग, इट इज़ जस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन एक रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज़ को, हमें पता है ये एक्स स्टेरिक का मतलब क्या है। एक्स स्टेरिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट पर है, राइट। एटम कहाँ पर है, एक्साइटेड स्टेट पर, तभी हम लिखते हैं इसको स्टेरिक से, ठीक है। जब ये हायर स्टेट से
लोअर स्टेट में आएगा तो ज़ाहिर बात है फोटोन को एमिट करेगा। तो इस स्टेट में जब इसको हम कह रहे हैं एक्स स्टेरिक, और जब यहाँ पे अगर इसको हम एक्स कह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें ए जेड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, गैमा रेडिएशन मिल रही है। तो ये कौन सा पार्टिकल होगा, जवाब है गैमा, गैमा रेज, ठीक है ना। ये हमारे पास गैमा रेज है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहते हैं डीके कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, डीके कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, राइट। तो बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज, देखें टी हाफ हमारे पास क्या है, 0.693, राइट, ओवर लैम्डा। अब ये तो पूरी चीज़ है कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आपने लैम्डा की यूनिट चाहिए तो हमें पता है भाई, अब लैम्डा और ये ताल्लुक टी का इन्वर्स है, तो टी की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो लैम्डा की यूनिट क्या बनेगी, सेकंड इन्वर्स। सिंपल आपने याद रखना है, इन्वर्स आपने, इन्वर्स रिलेशन है तो ज़ाहिर बात है आप इन्वर्स देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो सी है ये करेक्ट आंसर है, सेकंड इन्वर्स, राइट। तो जो हमारे पास डी के कॉन्स्टेंट यानी कि लैम्डा जो है, इसकी यूनिट बनती है सेकंड इन्वर्स। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।